वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आरिफ सर। आज मैं रीनीट केमिस्ट्री वाला पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा बाय यूजिंग शॉर्टकट ट्रिक्स एंड निमोनिक्स। जो हमारा नॉर्मल अप्रोच होता है बाय यूजिंग कैलकुलेशन फार्मूलाज, उसका मैं कम इस्तेमाल करूँगा। पहला क्वेश्चन जो मेरे बुकलेट में है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, बेंजीन की रिएक्शन की है एसिटाइल क्लोराइड के साथ। ये है फेडरल क्राफ्ट्स एसिलेशन रिएक्शन। फिर जो वहाँ पर मॉलिक्यूल मिला उसकी इसने की है हेलो फॉर्म रिएक्शन, हमें मिला पी एंड क्यू। देखो बेटा, इसमें हमें क्या करना था, इसने स्टेटमेंट्स पूछे। सबसे पहले हमें मिलेगा ये वाला मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इस मॉलिक्यूल को इसने किया है हेलो फॉर्म रिएक्शन। यहाँ पर ये ब्रेक होगा क्योंकि जो ये कार्बोनिल ग्रुप है उसके अल्फा वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन्स है, तो हेलो फॉर्म रिएक्शन होगी। हमें मिलेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा C डबल बॉन्ड O ONA, और यहाँ पर हमें मिलेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3। अब इसने स्टेटमेंट्स पूछे हैं। पहला स्टेटमेंट जो इसने पूछा है बेटा, ये कह रहा है P इज ए सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो सही है। Q इज ए प्राइमरी अल्कोहल, गलत है। Q एक अल्काइल हैलाइड है। P एंड Q आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, नहीं, सिर्फ P वाला है एरोमेटिक, Q वाला नहीं है। P गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन एसिडिफिकेशन, सही बात है। जैसे ही एसिड ऐड करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। Q गिव्स पॉइजनस गैस, हाँ, जब भी हम करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म तो हमें पता है हमें मिलता है फॉस्जीन गैस। यही स्टेटमेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट में ये कह रहा है बोथ P एंड Q आर कार्बोनिल कंपाउंड्स, नहीं, पहला वाला है दूसरा वाला नहीं है, वो है अल्काइल हैलाइड। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। क्वेश्चन 47 ये आया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। हमें इसने दिए 2 स्टेटमेंट्स, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। हमें पता है जब हम पढ़ाते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो वहाँ पर मैंने आपको बोला है जिस मॉलिक्यूल के पास 3 बाइडेंटेड लिगेंड्स हो या जिसके पास 3 डिफरेंट किस्म के यूनिडेंटेड लिगेंड्स हो, वो कायरलिटी शो करता है, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। वही ट्रिक यहाँ लगानी है। पहले वाले में 3 बाइडेंटेड लिगेंड्स है, ऑक्सिलेट इसने यूज़ किया है, इसका मतलब ये कायरल होगा। सेकंड वाले में इसने बनाया, ये भी होता है, हमें पता है MA2 AAE2, मतलब जो हमारे पास होता है ना ये मॉलिक्यूल, जिसका हमने फार्मूला में वहाँ पर लिखा है MA2, यहाँ पर है बाइडेंटेड लिगेंड है तो इसने 2 बार बनाया है, लेकिन ये होना चाहिए था सिस, इसने यहाँ पर बनाया है ट्रांस वाला नहीं होता है। ये भी मैंने आपको सिखाया है, ये रूल है जब हम पढ़ाते हैं वहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरस इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा वाला रॉन्ग है क्योंकि ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है। उस हिसाब से मेरा स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 48 सॉरी, ये इसने पूछा है फ्रॉम कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी से। ये हमें पूछ रहा है कि इसमें स्टेबिलिटी कैसी आएगी। सिंपल सा रूल है, कार्बोकेटायन को चाहे इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होना चाहिए, किसी के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी के साथ वो करेगा इंटरेक्ट। 3 ऑप्शंस में इसने लिखा है एम्प्टी। वो तो खुद फकीर है, वो तो खुद भूखे नंगे हैं, वो कैसे इसको खाना देंगे। इसका मतलब ये 3 ऑप्शन आएंगे ही नहीं, तो डायरेक्टली हमें इसका करेक्ट आंसर करना था। ये हमें इस झंझट में नहीं पढ़ना था कौन एंटी बॉन्डिंग है कौन बॉन्डिंग है, ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया है। तब भी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको पता है यहाँ पर ये शो करेगा रेजोनेंस शो करेगा p ऑर्बिटल के साथ, जो बेंजीन रंग की p ऑर्बिटल है, और यहाँ पर ये शो करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन मिथाइल कार्बन के साथ। मिथाइल जो CH बॉन्ड है, जो सिग्मा बॉन्ड है, उसके साथ ये करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। सिंपल सा रूल था, एम्प्टी ऑर्बिटल्स के साथ ये इंटरेक्ट नहीं करेगा क्योंकि कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 49, इसमें इसने हमें पूछा है पोटाश अलम में हमें बताना है रेशो ऑफ पोटेशियम एंड सल्फेट। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फार्मूला पता होनी चाहिए। पोटाश अलम की जो फार्मूला है वो बेटा है, वो है K2SO4 Al2SO4 होल थाइस 24 टाइम्स वाटर। अब मुझे बताओ इसमें पोटेशियम कितनी है सर, 2, सल्फेट कितनी है 1 + 3 मतलब 4 हो गए। इसका जो रेशो निकलता है वो 1:2, मतलब 1 पोटेशियम 2 सल्फेट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। हमें बताना है पोटेशियम और सल्फेट का रेशो।
इट इज़ 1:2। अगर हमें वो पूछता सल्फेट एंड पोटाशियम, देन ऑप्शन नंबर सेकंड वुड हैव बीन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, ये इसने पूछा है फ्रॉम बायोमॉलिक्यूल्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हैज 2 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स, गलत। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होते हैं सब यूनिट्स। ओनली प्रोटीन हैविंग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकली एक्टिव, ये भी गलत है। टर्शियरी वाले जो स्ट्रक्चर होता है वो एंजाइम का होता है, वो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। इन बीटा प्लीट शीट्स पेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तो करेक्ट है। इसमें 2 स्ट्रक्चर्स बनते हैं, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, और मैंने आपको वहाँ पर बताया है एंटी पैरेलल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है और एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर स्टेबल होता है देन पैरेलल स्ट्रक्चर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का यही 3rd करेक्ट है। लास्ट में लिख रहा है जो अल्फा हेलिक्स होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है, नहीं, वो राइट हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 50। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 51, ये क्वेश्चन आया है फ्रॉम केमिस्ट्री वाला जो हम पढ़ाते हैं वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स से। रूल क्या था, सिंपल, अगर ऑड नंबर आएगा चौथे डिजिट पे, उससे पहले अगर मॉलिक्यूल उससे पहले अगर इवन डिजिट होगा तो इवन ही रहता है, अगर ऑड होगा उसमें 1 ऐड करना है। सिंपल सा रूल था, कुछ नहीं करना था। ये वाला चौथे डिजिट पे 5 आया है, उससे आगे इवन है, इवन को इवन रहने दो। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन 3 में कोई करेक्ट है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो 5 से आगे 3 आया है ये ऑड है, इसमें 1 बढ़ाना है, मतलब इवन करना है। दोनों जगहों पे हमें रखना था इवन। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है ऑप्शन नंबर 3। ये भी आसान सा क्वेश्चन है फ्रॉम सिग्निफिकेंट फिगर्स। इवन वाले को इवन रखना था, ऑड वाले में 1 ऐड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ये आया है फ्रॉम सॉल्युबिलिटी। देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास 2 अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे ही उसने ये क्वेश्चन दिया तो बच्चों ने लगाया फार्मूला। उनने कहा ये हमारे पास है बाइनरी साल्ट, उनने फार्मूला यूज़ किया KSP = S²। ऐसे ही उनने देखा होगा ये दो जो साल्ट्स है, जिंक वाला और मरकरी वाला, ये टर्नरी है। इसके लिए जो फार्मूला बनता है KSP, वो फार्मूला बनाते हैं हम लोग 4S³। यहाँ से हम स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम क्यूब रूट सॉल्व करते हैं, आंसर निकालेंगे, लेकिन हमारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। कई बच्चों का ये सॉल्व भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पर हम जुगाड़ लगाएंगे। देखो जुगाड़ क्या है हमारे पास, हमारे पास है जिंक हाइड्रोक्साइड। पानी में हमें देखनी है सॉल्युबिलिटी, हमें पता है हाइड्रोक्साइड्स आर स्लाइटली सॉल्युबल, इसका मतलब जिंक हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। चेक करो कहाँ पर है जिंक हाइड्रोक्साइड, एक ही ऑप्शन में है तो यही आंसर आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। सर आप मुझे बताओ इन दो में सिल्वर ब्रोमाइड और मरकरी क्लोराइड में कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल होगा? दोनों डी ब्लॉक से है। आपको पता है जो डी ब्लॉक के कैटायन्स होते हैं उनमें सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब हम लोग यूज़ करते हैं फैजानस रूल। डाउन द ग्रुप डी ब्लॉक में जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसका मतलब मरकरी का जो जेड इफेक्ट होगा, जो उसका कोई कैटायन होगा उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। सो ऐसे ज़्यादा पोलराइजिंग, ज़्यादा पोलराइजिंग ऐसी वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, मतलब मरकरी क्लोराइड में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होगा, वो नॉन पोलर होगा, पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब मरकरी क्लोराइड जो ये Hg2Cl2 है, कैलामल जो है, ये सबसे नीचे कम सॉल्युबल होगा और जिंक हाइड्रोक्साइड वाला सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा। सिंपल सा जुगाड़ था, अगर आपने ये लगाया तो आपका क्वेश्चन आपने ठीक किया होगा, और अगर आपने फार्मूला लगाई होगी, मुझे पूरा यकीन है आप फंस चुके होंगे उस कैलकुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो से पूछा है वो है फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी का ऑर्डर फॉर हेलोजेनस। हमें पता है 3rd पीरियड के जो एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, और पीरियड टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी वो क्लोरीन की होती है। क्लोरीन सबसे ज़्यादा, एक ही ऑप्शन में क्लोरीन आगे है, यहीं पर टिक करो, कहानी ख़त्म करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है
54 फ्रॉम सॉल्यूशंस, इसने बनाया है असर्शन। ये कह रहा है आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है जिसमें एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 के बराबर है और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग 0 के बराबर है। अब इसने रीज़न लिखा है इन दो के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। यहाँ पर ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है, अगर इंटरेक्शन नहीं होगी तो सॉल्यूशन बनेगी नहीं। इसका मतलब ओनली फर्स्ट पार्ट इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ रॉन्ग, ए इज़ करेक्ट और इज़ नॉट रॉन्ग। हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इंटरेक्शन होनी चाहिए, इंटरेक्शन सेम रहेगी, नेचर ऑफ बॉन्ड सेम होंगे, साइज सेम होगा, मतलब ये हम पढ़ाते हैं आइडियल सॉल्यूशन में। इसलिए लिखा है पर नो इंटरेक्शन आकर्स, यहाँ पर आप गलती मत करना, इंटरेक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने पूछा है इट इज़ फ्रॉम, ये क्वेश्चन पूछा है इसने बेटा फ्रॉम एमिनो एसिड्स, नहीं ये पूछा है टेस्ट से। ये हमें पूछ रहा है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट कौन देता है। हमने पढ़ा है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट इज फॉर सल्फर। सल्फर के लिए 2 टेस्ट थे, एक था सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वाला टेस्ट जहाँ पर वायलेट कलर आता था, और लेड एस्टेट वाला टेस्ट जहाँ पर PbS बनता था, ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता था। तो हमें यहाँ बताना था किस एमिनो एसिड में सल्फर है। 2 एमिनो एसिड होते हैं जिनमें सल्फर होता है, एक होता है बेटा मिथोनिन, दूसरा होता है सिस्टीन, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन आता है मिथोनिन, क्योंकि ये सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है। अगर हम इसका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, लेस्जिन एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, फिर इसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ऐड करेंगे तो हमें वायलेट कलर मिलेगा। करेक्ट ऑप्शन इज मिथोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसने पूछा है बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, इट इज़ फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमें बताना है हाफ सेल का, हमें बताना है पोटेंशियल कितना होगा, उसका कितना पोटेंशियल होगा। देखो बेटा क्या करना था, शॉर्टकट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था E नॉट किसका चाहिए, Fe+3 जब कन्वर्ट होगा किसमें बेटा, Fe+2 में। ये हमें करना था। डाटा इसने दिया, पहला डाटा इसने ये दिया। देखो बेटा ये इतना सेम जुतमुत Fe+3 पर गुमुत का +2, हमें Fe3 लेफ्ट साइड में चाहिए, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में। इसका मतलब हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसका जो वैलेंसी फैक्टर क्या है, ये 3 है, 3 × -0.04 ऐड करो, क्योंकि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डेल्टा G, वो होता है एडिटिव। ये ट्रिक मैंने आपको क्लास में सिखाई है। वहाँ सा गुबर में अब क्या मुझे चाहिए, मुझे चाहिए Fe+2 फेरस आयन। फेरस आयन कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में, मुझे चाहिए राइट साइड में। इसका मतलब यहाँ पर मुझे स्विच करना है। यहाँ का जो बैलेंस फैक्टर है वो 2 है, लिखो 2, और यहाँ पर जो साइन है वो माइनस है, इसको रिवर्स कर दो, मतलब पॉजिटिव ले लो 0.44। कुछ नहीं करना था, करो सॉल्व। ये बनेगा -0.12 और ये बनेगा 0.88। 0.88 में 0.12 कम कर दो, इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा 0.76 पॉजिटिव वाला, +7.7 +0.76 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये मैंने आपको क्लास में बार बार सिखाया ये ट्रिक। हमें कुछ नहीं करना था, एसोस गोबर वुचुन हमें क्या बनाना है, फिर डाटा को देखना था। ये तो उसमें Fe+3 मुझे चाहिए लेफ्ट साइड में, इस डाटा में वो लेफ्ट साइड में। इसका मतलब मुझे इस साइन को चेंज नहीं करना था, इसको मैंने चेंज नहीं किया। आगे मैंने लिखा वैलेंसी फैक्टर, लिखा मैं, फिर ऐड किया। अब मुझे Fe+2 चाहिए, लेकिन राइट साइड में। डाटा में क्या दिया था, लेफ्ट साइड में, मतलब मुझे यहाँ पर स्विच करना था। वैलेंसी फैक्टर इनटू दैट वैल्यू, इसको मैंने सिंपल मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया दोनों को, और मेरे पास आंसर आया 0.76। मैंने यहाँ पर कोई नर्स्ट यूज़ नहीं किया, कोई इक्वेशन नहीं लिखी, शॉर्टकट में इसको ख़त्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने पूछा है बेटा वो है फ्रॉम टाइट्रेशंस। इसने हमें बताया KMnO4 को टाइट्रेट किया ऑक्जेलिक एसिड के साथ, और हमें बताना है मोलैरिटी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट्स। कुछ नहीं करना था, हमें पता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होंगे किसके, ऑक्जेलिक एसिड के, ऑक्जेलिक एसिड के। बेटा किसके बराबर होंगे, ये है ऑक्जेलिक एसिड, ये बराबर होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। मोलैरिटी वाला फार्मूला है, इसको बदलो जल्दी। M1V1 वैलेंसी फैक्टर किसका, सर ऑक्जेलिक एसिड का, किसके बराबर, M2V2 वैलेंसी फैक्टर किसका, सर KMnO4 का। ये हो गया ये वाला साइड। डाटा पुट करो, कितना दिया है ऑक्जेलिक एसिड का, सर दिया है 0.25, लिखो यहाँ पर 0.25। वॉल्यूम कितना है, सर 10 ml है। ऑक्जेलिक एसिड का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो 2 के बराबर होता है, और हमें निकालना है मोलैरिटी ऑफ KMnO4। वॉल्यूम कितना दिया है, सर वॉल्यूम दिया है 10 ml,
और KMnO4 का जो वैलेंस फैक्टर होता है, यहाँ पर खेल है सिर्फ वैलेंसी फैक्टर का। KMnO4 के लिए मैंने आपको ट्रिक सिखाया है धैन 153। एसिटिक मीडियम में जो वैलेंस फैक्टर होता है KMnO4 का 5 होता है, यहाँ 5 पुट करो, सॉल्व कर दो, 10 से 10 ख़त्म कर दो, यहाँ पर बनेगा 0.50 किसके बराबर आएगा, m इंटू 5 से इसको डिवाइड कर दो, 0.10 आंसर आएगा। कहाँ पर है ऑप्शन, सर पहला ऑप्शन है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट्स। आपने किया होगा बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे जब हम पढ़ाते हैं नॉर्मलिटी के क्वेश्चंस, ठीक है, वहाँ पर भी आपने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने दिया वो है फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्रिस्टल फील्ड सुपरलेटिंग का ऑर्डर क्या है। सिंपल सा रूल है, कान, नाक और हाथ, कान, नाक और हाथ। हाथ का मतलब क्या है, हेलोजनस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पर डालो नेगेटिव चार्ज, बना दो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ये है इसका ऑर्डर। सबसे स्ट्रांग वाले होते हैं कार्बन डोनर वाले, फिर नाइट्रोजन वाले, फिर उससे कम ऑक्सीजन वाले, फिर हेलोजन में ये ऑर्डर है। अब मुझे बताओ सबसे स्ट्रांग कौन है, सर इन दो में कोई ऑप्शन आएगा, ये है कार्बन वाला, उसके बाद आएगा एन वाला, तो पहला ऑप्शन बनेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ट्रिक क्या था, कान, नाक और हाथ, ये मैंने सिखाया है। 2 moles of an ideal gas undergo free expansion from 10 to 100 at 300 Kelvin. Value of delta S system and surrounding. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जुगाड़ उसका सिंपल आया, इसमें कुछ पर जुगाड़ इकुन था नज़र से देख कैसे। ये है फ्री एक्सपेंशन। आपको पता है फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, क्यू का वैल्यू 0 के बराबर होता है। अगर वो कार्य डेल्टा है सराउंडिंग मोलूम, सराउंडिंग के लिए वो आएगा एंट्रोपी Q/T। अब क्यू किसके बराबर, 0 के बराबर, मतलब एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग विल बी 0। सबसे पहले चेक करो एंट्रोपी सराउंडिंग कहाँ पर 0 है, सर ऑप्शन 1 में है और ऑप्शन लास्ट में है। अब इसने एक्सपेंड किया है, जब भी एक्सपेंड करेंगे सिस्टम को एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, तो सिस्टम की एंट्रोपी पॉजिटिव होगी। अब कहाँ पर पॉजिटिव है, सर यहाँ पर है पॉजिटिव, मतलब ऑप्शन 4 है करेक्ट। मैंने फार्मूला यूज़ नहीं किया, आई कैन यूज़ फार्मूला जिसको हम कहते हैं डेल्टा इक्वल टू NR लिन ऑफ V2/V1, वो मैं यूज़ नहीं करूँगा। सिंपल रूल होस, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन जो सराउंडिंग में है Q बराबर 0 होस, ये Q 0 बराबर है। एंट्रोपी की जो फार्मूला है वो डेल्टा S है Q/T, Q 0 बराबर। जब ये 0 होगा तो एंट्रोपी जो सराउंडिंग की होगी वो 0 होगी, लेकिन सिस्टम जो एक्सपेंड हुआ है एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगा, मतलब उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। सिंपल सा लॉजिक लगाना था, आप करेक्ट कर सकते थे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। आक रिएक्शन जिसे 0 ऑर्डर रिएक्शन के वैल्यू दिया है, कंसंट्रेशन इनिशियल दी है, हमें ये बताना है 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। देखो बेटा कैसे करेंगे हम, मुझे पता जो T 75% होता है 0 ऑर्डर के लिए, वो किसके बराबर होता है बेटा, वो हमेशा बराबर होता है 1.5 इंटू T12। ये फार्मूला कर भी यूज़। सर अब T12 निकालो, हमें पता है जो T12 होता है 0 ऑर्डर का वो होता है A0 डिवाइड बाई 2K, याद रखना। लेकिन ये फार्मूला तब हम डिराइव करते हैं जब A को हमने कन्वर्ट किया था B में और इसका कोएफिशिएंट हमने रखा था 1। इस बात का ख्याल रखना था। अब उसने क्या किया, यहाँ पर उसने गड़बड़ किया, उसने बेटा यहाँ पर चेंज किया, उसने कोएफिशिएंट चेंज लगा दिया 2। इसका मतलब ये बनेगा यहाँ पर 4। ये लड़कन ये चीज़ को को सवाल ठीक। अब मुझे बताओ A का वैल्यू कितना है, सर A का वैल्यू है 2, 4 नीचे रखो और K का वैल्यू इसने ऑलरेडी दिया है, इट इज़ 1 कर दो, ये बनेगा 1/2, मतलब 1/2। ऊपर वाले फार्मूला में पुट करो, इट इज़ 1.5 इंटू 1/2, इसका मतलब आंसर आएगा 0.75 मिनट। इसका करेक्ट आंसर आएगा। शॉर्टकट जुगाड़ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक ही चीज़ का ख्याल रखना था, ये इतना फार्मूला पता जो हम वहाँ पर लिखते हैं T12 किसके बराबर A0/2K, लेकिन वो कब होता है जब कोएफिशिएंट 1 होता है। क्लास में मैंने आपको बार बार ये बताया, कोएफिशिएंट में वो आपको कंफ्यूज कर देगा, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। ये चेंज किया तो यहाँ पर लगाना था 2 इंटू 2 इज़ 4, यहाँ पर वैल्यू पुट करना था, यहाँ से आपको मिलेगा T12 का वैल्यू। ऊपर वाले फार्मूला में यूज़ करो, आपका आंसर आएगा चुटकी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने दिया है रीजन एंड असर्शन है। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के बाद फिर से आसान क्वेश्चन इसने दिया है ट्रांजिशन सीरीज से। कह रहा है असर्शन में 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये तो सही है क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग करते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का सीक होता है वो बड़ा होता है। रीज़न कह रहा है यहाँ पर 3D इलेक्ट्रॉन्स के अलावा 4s इलेक्ट्रॉन्स भी पार्ट लेते हैं मेटलिक बॉन्डिंग में। सही है, मतलब बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। इसका मतलब ए पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे दिया है वो दिया है फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से डेबाई हकल थ्योरी से। देखो बेटा कैसे अप्रोच करना था, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। आई होप आप सभी ने किया होगा। ये मुझे कह रहा है एक साल्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले बना दो इसका जो इक्वेशन क्या है, लेमडा एम एट एनी कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, लेमडा एम इन्फिनाइट डाइल्यूशन माइनस बी अंडर रूट सी। ग्राफ मैं यहाँ पर शो नहीं करूँगा, डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा। सर ये हमें निकालना था क्योंकि इसने यहाँ पर कैटायन का दिया है, हमें कैटायन का निकालना है। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले मुझे बताओ लेमडा एम सी का वैल्यू कितना है। ये वैल्यू कितना है सर, वैल्यू है 145। लिखो यहाँ पर 145। ये निकालना है लेमडा एम इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। अब मुझे बताओ स्लोप कितना दिया है, स्लोप दिया है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, अगर आपने माइनस के साथ यहाँ पुट किया तो आपका आएगा प्लस, आप खराब हो जाओगे। यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है 90। क्या लिखना है, ख्याल रखना इस बात का। अगर मैंने एक बार यहाँ माइनस लगा दिया फार्मूला का तो दोबारा नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लगाई तो गलत करोगे। और यहाँ पर इसने दिया है कंसंट्रेशन जो इसने दी है, इट इज़ 10⁻²। ये है इसका रूट। सॉल्व करो, रूट ये खत्म होगा, यहाँ पर आएगा 10⁻⁻1, वो 0 के साथ कट होगा। -9 को इधर भेजो, ये बनेगा 154 लेमडा एम। अब ये वैल्यू है, इसमें दो है, ये एक वैल्यू दिया है 74 को इधर भेजो, इसका मतलब कट कर दो, इसमें कट कर दो 74, बचेगा 80 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आवा, डेबाई हकल थ्योरी मैंने लगाई, वैल्यूज पुट किए। ख्याल रखना ये माइनस वैल्यू फिर नहीं लगाना, नेगेटिव का मतलब है स्लोप डाउनवर्ड्स है। फिर मैंने ये सॉल्व किया, इसको इधर भेजा, मतलब लेमडा एम इन्फिनाइट जो साल्ट का है वो 154 है। साल्ट में दो चीज़ें हैं, कैटायन है और एनायन है। कैटायन का इसने गुबरम्यून दिया है 74, इसका मतलब एनायन का निकलेगा, वो इसमें काटो 80 के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने दिया है वो है फ्रॉम स्टेशोमेट्री। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमें बताना है ब्यूटेन लिया है, ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है बेटा, C4H10। देखो बेटा कैसे करेंगे, C4H10 अथकोरम कंप्लीट कंबशन। इसका मतलब C कन्वर्ट होगा CO2 में, H कन्वर्ट होगा वाटर में। वाटर से मेरा कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन किस पे है, कार्बन डाइऑक्साइड पे। कितने है ये लेना है 1 मोल, इसका मतलब 4 बैलेंस कर दो, इसका मतलब 1 मोल से आता है 4। अब मैं O को बैलेंस नहीं करूँगा, टाइम 40 नहीं करूँगा। अब क्या करना है मुझे, सर इसने दिया है 116, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 58 है। नीचे दिया है डाटा 4 × 12 + 10 58। बता दो 116 को डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर मास से, हमें मिलेंगे मोल्स। इसका मतलब मोल्स है इसमें 2। कितने मोल्स है, 2 मोल्स है। मतलब 1 मोल से बनता है 4 मोल, 2 मोल से बनेगा 8 मोल। जैसे ही 8 मोल आ गए, इसको ज़रब कर दो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 से, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 352 के करीब आंसर आएगा। आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या करना है, इसने ग्राफ दिया है और ऊपर से इसने कहा इसका निकालो एक्टिवेशन एनर्जी जब रेट कांस्टेंट का वैल्यू होगा एक्सपोनेंशियल का पावर 2। देखो बेटा क्या करना था, ये तो लगाओ गोडनेथी एरहिनस इक्वेशन। एरहिनस इक्वेशन क्या है,
लिन वाला इक्वेशन, लॉग वाला नहीं, क्योंकि डाटा में क्या है, ग्राफ में क्या है, लिन के छासन गोबर बराबर लिन ए माइनस ए बाई आर टी, यही फार्मूला यूज करना था। देखो बेटा क्या करना था, ये जो है जो इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट ये है किसके बराबर है, 6 के बराबर। यहाँ पर 6 पुट करो, हमें निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी, क्या दिया है, नहीं एक्टिवेशन एनर्जी इसने दी है, हमें निकालना है टेम्परेचर सॉरी, एक्टिवेशन किसके बराबर है 6.64, ये किलो जूल में, जूल में बदलो 10 की पावर 3, ठीक है बेटा, डिवाइड बाई आर का वैल्यू 8.31, इसको लिखो 25/3, ठीक है। इस 3 को मैं ऊपर लूँ, ये बनेगा यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर टी है, ये हमें टी निकालना है। और क्या कह रहा है, ये कह रहा है रेट जो ये डाटा में पुट करूं उस वक्त जो आपका रेट कांस्टेंट होगा वो होना चाहिए e की पावर 2। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो, 2 को नीचे ले आओ, लिन और एक्सपेरिमेंट खत्म होगा, इसका मतलब फार्मूला बनेगा 2 = 6 माइनस 6.64 10 की पावर 3 × 3 डिवाइड बाई 25 × t। इसको सॉल्व करना था, सिंपल छू ये दस कर काम बह कितने लिखित, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये 6640 × 3 डिवाइड बाई 25, यम साथ भी ज़रब कर ये नेर 19,992 तकरीबन नेरिए इसके 20,000 के बराबर आएगा, 20,000 के बराबर आएगा, राउंड अप कर दो, डिवाइड कर दो 25 से, जैसे ही सॉल्व करोगे तो आएगा 800 के बराबर, ये 800 बराबर। इसका मतलब ये हुआ 2 = 6 माइनस 800 डिवाइड बाई टी, इसको इधर भेज, -4 बनेगा, ये बनेगा -800 डिवाइड बाई टी, माइनस से माइनस कट, टी विल बी इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 4, इसका मतलब 200 इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है लेकिन आप कर सकते थे, अगर नहीं किया इसको हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में डाल सकते हैं। 200 इज़ द करेक्ट आंसर, इसका मतलब ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। यह बस कैलकुलेशन, इसमें लॉग यूज़ करना था और ग्राफ से डाटा भी आपको इस्तेमाल में लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के बाद फिर से आसान सा क्वेश्चन। ये कह रहा है 2 स्टेटमेंट्स। देखो बेटा क्वेश्चन कहाँ से दिया है, इसने दिया है क्वेश्चन फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग सीरीज से। सगस पता आसिन टेली गैस क्वेश्चन ठीक, अदरवाइज आपसे फिर से गलती हो सकती है। मुझसे गुबर चुके ये जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग सीरीज है वो मैंने आपको सिखाया है। क्या कहा, फिर आया बीच पे मैं भी हुआ पागल, फिर आया बीच पे मैं भी हुआ पागल, मन का मन मतलब मैग्नीज, मन का मन पर ना रहा कंट्रोल। फिर क्या लिखना था, कल नाइट से का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बर्बाद की, कल नेट से बर्बाद की नाइट, फिर याद आई पढ़ाई। ये था सीरीज, मतलब ऐसे था सीरीज, ये कैसे याद आ सही। अब उसने क्या क्या उठाया, उसने एक उठाया यहाँ से क्लोरीन, मतलब ये वाला, मैग्नीज ये वाला, सल्फ्यूरिक एसिड ये वाला और आयोडीन, बस कुछ नहीं करना था। सल्फ्यूरिक एसिड से ज़्यादा Cl और मैग्नीज का होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब छू सल्फ्यूरिक एसिड हेक्ने जही क्लोराइडस कन्वर्ट करे Cl2 मस, मतलब इनके साथ ये एसिड बेस की तरह काम करेगा, लेकिन इसके साथ ये काम करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब चाहिए इन दो को ये कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। अब पढ़ो ऑप्शंस। Ni पहला लिख रहा है, हीटिंग NaCl विद कंसंट्रेट दिस एंड दिस रिजल्ट्स इन ऑक्सीडेशन। क्या गैसा ऑक्सीडेशन MnO2 नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि Mn और Cl का जो ऑक्सीजन पावर है वो बहुत ज़्यादा है, नहीं कर पाएगा। दूसरे में क्या लिखा है, इसने लिया अब सोडियम आयोडाइड, बिल्कुल ये आयोडाइड को करेगा ऑक्सीडाइज, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड रॉन्ग है। नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉन्ग है, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग है, ऑप्शन सेकंड सही है। मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड हेक्न करियत मैग्नीजस ऑक्सीडाइज किया, क्योंकि मैग्नीज इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन सल्फ्यूरिक एसिड। यमिस सीरीज याद तमिस सवाल ठीक गोमुत,
ठीक है बेटा, इसका मतलब पहला ऑप्शन रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। हाँ बेटा, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको हम रेट करेंगे ए वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर कोरस ग्रुप में मैंने आपको पढ़ाया वीबीटी का जो पंगा है, वीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक मोमेंट। इनफैक्ट वीबीटी में जो प्रिडिक्ट करता है ज्योमेट्री, वो प्रिडिक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डाटा, पहले से ही पता होना चाहिए। लेकिन जब भी हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो हम हमेशा यूज़ करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। अगर आप यहाँ पर वीबीटी लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और अगर आप एमओटी नहीं, अगर आप सीएफटी लगाओगे तो क्वेश्चन ठीक होगा। ये तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो मेरे दिमाग में क्या सबसे पहले आना चाहिए? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो बेटा कैसे करेंगे अब। सब यहाँ पर है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्या है? सब ऑक्टाहेड्रल में यही डायग्राम बनती है, 3 नीचे 2 ऊपर, ये आपको पता है। नीचे होता है T2G, ऊपर होता है EG। अब मुझे बताओ जो मेटल आयन है उसका मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर मैग्नीज का जो ऑक्सीजन स्टेट है ये मैग्नीज +3 है, ठीक है। यहाँ पर आयरन है +3 में, ये भी है +3 में। यहाँ पर है कोबाल्ट +3 में, और यहाँ पर टाइटेनियम है +3 में। टाइटेनियम +3 इज D1 सिस्टम। हमें निकालना है कौन सा D सिस्टम है। ये वाला है मैग्नीज, मैग्नीज इज D4 सिस्टम। Fe+3 जो आयरन वाला है ये D5 सिस्टम है, और यहाँ पर कोबाल्ट +3 D6 सिस्टम है। देखो बेटा अब फिल करो, ये इतना जो इलेक्ट्रॉन फिल करें, पहले वाले में मुझे 4 फिल करने हैं, मैग्नीज वाले में, मतलब 1 2 3 4, मतलब इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं? 2, इसमें 2 है। इन पेयरिंग करेक्ट, डोंट गो फॉर पेयरिंग, डोंट यूज VBT। अब यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसका मतलब आयरन में सिर्फ आएगा 1 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर 6 को, इसका मतलब 3 पेयर्स बनेंगे, यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और इस वाले में 1 होगा। सबसे ज़्यादा होंगे Mn Cn 6 3 नेगेटिव। ये NCERT पेज में लिखा है, NCERT ने वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया है कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। या हुआ समझ? सबसे पहले मुझे निकालना था ये कौन सा D सिस्टम है, फिर इलेक्ट्रॉन्स फिल करने थे एज पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तब जाके क्वेश्चन ठीक होगा। यहाँ पर जुगाड़ ये नहीं लगाना ये स्ट्रांग फील्ड है, स्ट्रांग फील्ड है, स्ट्रांग फील्ड है और वीक फील्ड है, इस गलती में मत पड़ना, तब जाके क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसने दिया है वो है लेंथनाइड। लेंथनाइड में क्वेश्चन दिया है, हमें बताना है किस लेंथनाइड के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये सारे +3 है। +3 का मैंने आपको रूल सिखाया है। +3 में क्या होता है, ये सीरियम है, ये सीरियम है, पैरासोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथम, समरियम, यूरेपियम, गॉडोलियम, टेरिबियम, डायस्प्रोसियम एंड हॉलियम, यही तक जाएंगे। अत्योस +3 के लिए मैंने ट्रिक बताया है, NCERT ने लिखा है, ताकि नॉर्मली पकन वहाँ जो F में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 1 होगा, इसमें 2 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9 और इसमें 10। ये सभी हैं +3 वाले, याद रखना सभी हैं +3 वाले, +3। बताओ अब मुझे क्या करना था, इसमें मानो में किस में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। देखो बेटा क्या क्या उठाया, ND वाला ये देखना है, सीरियम ये वाला देखना है, TB ये वाला देखना है, और हॉलियम ये वाला देखना है। देखो बेटा सीरियम नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा। अब इन 2 में चेक करो, बनाओ सा F में कितने होते हैं, 7। TB में फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया 8। इसका मतलब हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 हो गए, गलत। हॉलियम में चेक करो 10 रखने हैं, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। इसका मतलब ये 4 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, सभी आयन्स इसने +3 वाले दिए हैं। NCERT टेबल में मेंशन है, जो +3 वाले होते हैं इनमें क्या होता है,
F इलेक्ट्रॉन्स लीनियरली फिल होते हैं। सेलेनियम में 1, पेरिसियम में 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इसका करेक्ट आंसर आएगा होल्मियम +3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये मुझे पूछ रहा है, नाम दिया है, हमें बताना है इसका फॉर्मूला क्या है। टेट्रामीन मतलब 4 सब में है, फिर एक्वा है, एक्वा यहाँ पर इन 2 में है, क्लोरिडो इसमें है, दोनों में है, और +3 मुझे 3 वाला चाहिए। अगर मैं चेक करूँ इसका +3 यहाँ पर आएगा तो इसका मतलब चौथा वाला करेक्ट होगा, क्योंकि इसी का कॉर्ड जो है ऑक्सीजन नंबर है वो 3 है। अगर ऊपर वाले को हम चेक करेंगे तो बेटा निकलेगा, वो निकलेगा ब्रोमीन 2 के बराबर। ये कोबाल्ट +2 यहाँ पर है, यहाँ पर कोबाल्ट +3 है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर निकालना था ऑक्सीडेशन नंबर, वो तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, देखो बेटा कैसे करना था। इशबासन डेंजरस क्वेश्चन, लेकिन सब जो जितना खतरनाक दिखता है वो उतना आसान होता है, ये मैंने क्लास में ही बताया है। प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, वर्क करना है, हमें बताना है इस प्रोसेस में चेंज इन एनर्जी फ्रॉम 2 to 4। इशबासन दूरी कार्नोट साइकिल मैंने बार बार आपको बताया है। जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है वो कैंसिल होता है। मतलब ये अगर इसको मान को W1, देखो बेटा ये W1 है, ये W1 है, ये W2 है, ये W3 है और ये W4 है। ये 2 वर्क ये इक्वल और अपोजिट होते हैं, ये कैंसिल होते हैं। मतलब वर्क जो इंटर एनर्जी होगा वो W1 + W3 होगा। जिस ऑप्शन में W1 एंड W3 है वही करेक्ट है, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन में ही वर्क होती है। बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लोग फंस जाते हैं इसी जुगाड़ में कि इसमें इसने ये क्या बनाया है। एक सी ऑप्शन W1 एंड W3, बाकी में नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने दिया है 70 वाला क्वेश्चन, ये इसने दिया है फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फिर से ये हम पढ़ाते हैं बार बार, सभी बच्चों ने किया होगा नीट में ये क्वेश्चन सही। क्वेश्चन में माननीय स्टेटमेंट बनाया है, रीजन एंड असर्शन। फर्स्ट एनर्जी ऑफ O इज लोअर देन N एंड F। ये मैंने सिखाया आपको नो, याद है NO। नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से फर्स्ट एनर्जी, क्योंकि इसमें हाफ फिल्ड होता है। यही कहता है O का कम होता है देन N एंड F। ये सही है, ये सही है, ये सही है। फिर कहता है जब इसमें लॉस होगा इलेक्ट्रॉन O में, इसमें स्टेबल आएगा कॉन्फ़िगरेशन। ये तो सही है, क्योंकि जब O की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ऐसे होता है। जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो ये बनेगा हाफ फिल्ड। इसका मतलब सेकंड भी करेक्ट है, बोथ A एंड B इज करेक्ट और R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 वाला, इसमें 1 स्टेटमेंट्स दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन आया है फ्रॉम सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन फॉर्मड ओबियस रॉल्ट्स लॉ थर्ड कंपोजिशन। ये तो सही है, मतलब A वाला करेक्ट है। A वाला कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन में, थर्ड में और चौथे में। इसका मतलब B नहीं आएगा। फिर कह रहा है मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ये आपको पता है, ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, नेगेटिव डिविजन आएगा। ये भी सही है, A एंड B आर करेक्ट। A भी कहाँ पर है सर, A भी यहाँ पर है, इसका मतलब यही ऑप्शन करेक्ट आएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, तीसरा देखने की जरूरत नहीं होगी, वो गलत होगा। मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड फिनॉल शोज पॉजिटिव। नहीं बेटा, फिर से आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ये भी बनाएगा नेगेटिव डिविजन। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, ये क्वेश्चन इसने दिया है, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन किया है इसने अमाइन के साथ। ओ ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस रिएक्शन का नाम है ज़िरविट्नॉफ रिएक्शन। ज़िरविट्नॉफ रिएक्शन, ये मिस लड़का से याद है, इसमें उसने किया होगा। ग्रिग्नार्ड को जब भी हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ, किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, चाहे वो अमोनिया हो, वाटर हो, HF हो, अल्कोहल्स हो, तब जाके जो ये होता है ग्रिग्नार्ड, जो वो अपना जो उसकी खसलत होती है वो भूल जाता है, वो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करता है, वो करता है फिर एसिड बेस रिएक्शन। वो फास्ट होती है, आयनिक रिएक्शन होती है। इसका मतलब इसका आंसर आएगा
एल्केन। ये प्रेपरेशन ऑफ एल्केन है, लेकिन इसने आपको यहाँ पर धोखा दिया। आप क्या सोचोगे, हम करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसी चक्कर में पड़ोगे। ये ज़िरिबेटनॉफ रिएक्शन है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के पास एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ से रिंग निकलेगी और यहाँ से H निकलेगा, उनके बीच में शादी होगी और हमें मिलेगा साइक्लोहेक्सेन। ये आपने पढ़ा होगा, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यही अल्काइल जो ग्रिग्नार्ड में होता है, यही बनाता है एल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसने दिया है वो है करेक्ट स्टेटमेंट मुझे बताना है। बोरान हैज मैक्सिमम कोवेलेंस या 4। देखो बेटा बोरान। नेक्स्ट क्या लिखना है, बेरिलियम हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये तो गलत है, बेरिलियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ये गलत है। मैग्नीशियम हैज मैक्सिमम कोवेलेंस या 4, ये भी गलत है। अल्युमिनियम हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, गलत है। बोरान की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, क्योंकि आपको पता है बोरान के सेकंड शेल में होते हैं 2s and 2p, इसका मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। आपने देखा होगा BH4 नेगेटिव को। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे दिया है फ्रॉम, ये आया है इक्विलिब्रियम से, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, लेकिन अंग्रेजी इसने ऐसा लिखा है, डरावना लिखा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसी लिखावट से। क्वेश्चन क्या मालूम, इसने दिया है हमें बताना है इस रिएक्शन में, हमें बताना है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर दिया है, हमें बताना है डेल्टा एस में निकालना है, डेल्टा एस। देखो बेटा क्या करना था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन फिर से हमें मिला, आई होप सभी ने किया होगा। उषा गुबर, हमें पता है जब हम निकालते हैं टेम्परेचर, ये एंथैल्पी और एंट्रॉपी के बीच में, हमें पता है डेल्टा जी किसके बराबर होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये अच्छा एट इक्विलिब्रियम दिया है, इसका मतलब ये 0 है, इसको इधर भेजो, हमें पता है माइनस से माइनस कट होगा, डेल्टा एच किसके बराबर होगा, टी डेल्टा एस। क्लियर, ये इसने दिया है किसके बराबर, 6 के बराबर, और टेम्परेचर इसने दिया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में बदलो, ये बनेगा 333 केल्विन। डेल्टा एस निकालना है, इसको इसे कट कर दो, 2 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, अंग्रेजी से मत डरना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने दिया है वो दिया है सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, हमें बताना है मैच द कॉलम, मैच द कॉलम। PCl5 की ज्योमेट्री होगी, वो तो ये होगा, तीसरे के साथ होगा। BrF5 होगा, स्क्वायर पिरामिडल, चौथे के साथ होगा। BH4 होगा, टेट्राहेड्रल 1 के साथ होगा, और निकल साइनाइड होगा, स्क्वायर प्लेनर, इसके साथ होगा। मतलब A का आएगा 3, A का आएगा 3, B का आएगा 4, B का आएगा 4। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये सब ने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने दिया है जबरदस्त क्वेश्चन है फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपसे ये पूछ रहा है एक रिएक्शन आपसे पूछ रहा है। देखो बेटा रिएक्शन पूछ रहा है, आपको बताना है जो ये रिएक्शन है। फिर इसने बनाया है प्रोजेक्शंस, 2 प्रोजेक्शन बनाए इसने, साहर्स नहीं बनाया है, इसने बनाया है न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाए हैं। क्या बनाया है, न्यूमैन प्रोजेक्शंस। देखो बेटा हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसमें वनन ट्रांस 2 ब्यूटेन, हमें पता है, हमने पढ़ा है कार-ट्रम मॉडल, CAR-TRAM ट्रम मॉडल, ये आपको पता है जब हम पढ़ाते हैं एल्कीन की रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, सिस के लिए अलग, ट्रांस के लिए अलग। देखो बेटा अगर सिस एल्कीन में एंटी एडिशन होगा तो रेसिमी मिक्सचर मिलेगा, और अगर ट्रांस में करेंगे एंटी एडिशन तो मीजो बनेगा। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, ये कह रहा है ट्रांस 2 ब्यूटीन, हमारे पास ब्यूटीन है, ऐसे में बनाऊंगा, ट्रांस वाला है, या ऐसे होगा टाइमसिनोजाइक्लोरोकीन, इसमें इसने किया Br2, जैसे इस पे Br का ऐड होगा तो क्या होगा, पहले वाले में क्या होगा बेटा, ये होगा एडिशन एंटी, क्या होगा एंटी, मतलब यहाँ पर एक Br आएगा और यहाँ पर एक Br आएगा, ये ऐसे बनेगा, बनेगा। क्या मिलना चाहिए, पहले वाले में ट्रांस पे, देखो ट्रांस पे एंटी एडिशन हुआ, ट्रांस पे एंटी तो हमें मिला मीजो, हमें मिलना चाहिए मीजो,
मीजो। अब चेक करो ये मीजो है कि नहीं। इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बोला है, चची करून रोटेट या बैक कार्बन या फ्रंट कार्बन। अगर कहीं पे 100% इक्लिप्स फॉर्म बना तो वो मीजो है, अगर इक्लिप्स नहीं बना तो मीजो कंपाउंड नहीं है। चलो कर रोटेट समय, मैं करूँगा रोटेट बैक कार्बन को। मैंने इसको घुमाया इस तरफ, मिथाइल के पीछे मिथाइल आ गया, H के पीछे H आ गया, H इधर चला, जैसे मैंने इसको घुमाया, सॉरी, मिथाइल इधर चला गया, H इधर चला गया, ब्रोमीन इधर चला गया। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर H आया इसके पीछे, मिथाइल आया इसके पीछे और एक जगह पे बना। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा वाला है, जो ब्रोमीन और H इसके बीच में, फिर से देखो ब्रोमीन चला जाएगा H के पीछे, ये H आएगा Br के पीछे। इसका मतलब इक्लिप्स नहीं बना, मतलब ये हमारा मीजो कंपाउंड नहीं बना। ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। कि ना समझ, देख बेटा मैंने क्या बोला, फिर से मैं कहता हूं, अच्छा सा कंसेप्ट है। आपको पता है देखो बेटा, हमें पता है कार ट्रम मॉडल, कार एंड ट्रम। सर इसका मतलब क्या है, सिस एल्कीन पे जब भी एंटी एडिशन होगा तो रेस में बनेगा, ट्रांस पे जब एंटी होगा तो मीजो बनेगा। अगर मैं चेंज करूंगा यहाँ पर एंटी के बदले सिन तो रेस में कन्वर्ट्स इनटू मीजो, और अगर मैं यहाँ पर एंटी के बदले लगा दूंगा यहाँ पर सिन या सिस तो मिलेगा मीजो कन्वर्ट्स इनटू रेस में। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन है ट्रांस ब्यूटेन, ये दिया है ट्रांस ब्यूटेन, ऐसे दिया इसने, सर ट्रांस ब्यूटेन ये है, या चिम कुरमुत Br2, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इज ऑलवेज एंटी। इसका मतलब ये हटा दो, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर जोड़ो Br और यहाँ पर जोड़ो Br, ये मॉलिक्यूल चाहिए मीजो कंपाउंड क्या होना चाहिए। अब इसने इसका बनाया है न्यूमैन प्रोजेक्शन, हमें चेक करना है मीजो है कि नहीं। इसके लिए ट्रिक क्या है, हमें रोटेट करना है दो में से एक कार्बन को, अगर 100% इक्लिप्स फॉर्म बना तब ये मीजो है। वजन का रोटेट बैक कार्बन, मैंने इसको रोटेट किया, इसका मतलब मिथाइल के पीछे चला जाएगा, लेकिन Br H के पीछे चला जाएगा और ये H Br के पीछे चला जाएगा, मतलब 100% इक्लिप्स फॉर्म नहीं बनेगा, मतलब ये मीजो कंपाउंड नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग। सेकंड पे आ जाओ। अब इसने क्या कहा है, अब ये सिस फॉर्म है, इस पे इसने किया है KMnO4 के साथ ट्रीट। ये आपको पता है ये हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन है, और यहाँ पर दोनों OH दोनों एक ही साइड से जुड़ेंगे, मतलब यहाँ पर आपका होगा सिन एडिशन। सर ये OH इधर आएगा, मतलब सिस एल्कीन पे इसने किया सिन एडिशन, रेसिन नहीं बनेगा, मीजो बनेगा। ये दिखा मीजो को दोनों वही कंपाउंड कैसे मीजो आ सही। अब चेक करो रोटेट इसको। अगर मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, OH के पीछे जाएगा, H के पीछे जाएगा, मिथाइल के पीछे जाएगा, 100% इक्लिप्स फॉर्म बना, मतलब मीजो कंपाउंड बन गया। स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमें बताना है कौन सा फॉर्म शो करेगा फेशियल और मोर। आपको पता है ये होता है Ma3B3 कॉम्प्लेक्स, जिसमें 3 एक किस्म के लिगेंड्स हो और 3 दूसरे किस्म के लिगेंड्स हो। इस हिसाब से जो मेरा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है इस क्वेश्चन का, वो बन रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, pyridine 3 क्लोरीन 3। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने दिया है वो दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एनिलीन कहाँ मिलेगा। पहले वाले रिएक्शन से नहीं मिलेगा, सेकंड वाला है हॉफमैन ब्रोमाइड, इससे मिलेगा। तीसरा है NO2N सोडियम बोरोहाइड्रेट। सोडियम बोरोहाइड्रेट 3 चीज़ों पर अटैक करता है, एक करता है अल्डिहाइड को रिडक्शन, ये करता है कीटोन को, दूसरा कीटोन, और तीसरा एसिड हैलाइड्स को। यमन त्रेन पेट्रोकरण सोडियम बोरोहाइड्रेट रिएक्शन, लेकिन ये यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड है, इसके साथ ये नहीं करेगा। ए वाला भी गलत है, और यहाँ पर हाइड्रोलिस करेंगे तो यहाँ पर होगा B and D इज करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पर इसने हमें पूछा है रिलेशनशिप क्या है जो मॉलिक्यूल यहाँ भर रहे हैं। देखो बेटा कैसे करूँगा मैं इसको सॉल्व। यहाँ पर क्या है, ये एक एल्कीन है, इस पे इसने किया है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, दैट मीन्स बर्च रिडक्शन। यहाँ पर मिलेगा ट्रांस बर्च रिडक्शन से, ये है बर्च, दिस इज बर्च रिडक्शन।
बर्च रिडक्शन, सर यहाँ पर मिलेगा ट्रांसएल्किन, क्या मिलेगा ऐसे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर चला जाएगा PH और यहाँ पर चला जाएगा H, फिर यहाँ पर ये है CH3 मिथाइल और यहाँ पर H, ये मिला हमारा, ये है हमारा L। अगर बात कर लिंडलर्स रिडक्शन तो हमें मिलता है स्टीरियोसिलेट कैटलिस्ट है तो हमें मिलता है सिस प्रोडक्ट, इसका मतलब यहाँ पर मिलेगा हमें C डबल बॉन्ड C, ये है PH, यहाँ पर आएगा CH3 और यहाँ पर आएगा H और यहाँ पर आएगा H, दूर से ही दिख रहा है, इसका नाम है K। ऑप्शन को चेक करो, KNLR ज्योमेट्री 100% करेक्ट यही है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम खोटी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसने दिया है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, बताओ बेटा कौन किसके साथ जुड़ेगा, कौन किसके साथ जुड़ेगा, ये आसान है। विटामिन ए कैरेट में होता है, बचपन से पढ़ा हमने, गाजर खाओ बीमारी से बचो, नाइट ब्लाइंडनेस से बचो। B12 होता है, मीट में होता है। विटामिन ई किसमें होता है, ये सेक्सुअल हार्मोन होता है, तो ये सनफ्लावर ऑयल में होता है, चेहरे पे लगाओ चमक आएगी। के विटामिन होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, खुद चेक करना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए का आएगा 4, ए का आएगा 4, बी का आएगा फर्स्ट, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ये आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है, हमें बताया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। देखो बेटा इसमें क्या आएगा 20/4 5 आएगा, ये आएगा +6, गलत हो गया। ये आएगा +5, ये आएगा यहाँ पर -2 और यहाँ पर आएगा +3, यही करेक्ट है। इसका ऑप्शन आपको निकालना था ऑक्सीडेशन नंबर, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है फ्रॉम अल्डाल कंडेंसेशन। इस रिएक्शन को करने का सिंपल सा तरीका यही है कि आपको देखना है कहाँ पर कंजुगेशन नहीं है, जहाँ कंजुगेशन है वो बनेगा, जहाँ कंजुगेशन नहीं है वो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है इसमें बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पर कंजुगेशन नहीं है, बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड्स आ गए, तो इसका ऑप्शन यही आएगा। यहाँ पर कंजुगेशन है ये बनेगा, यहाँ पर कंजुगेशन है बनेगा, यहाँ पर कंजुगेशन है बनेगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, मतलब ये यहाँ पर नहीं बनेगा। हमें बताना था नॉट, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। एक और क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको बताना है कौन इनमें से है, कौन इनमें से है, कौन इनमें से है कंजुगेटेड। कंजुगेटेड में क्या होता है 1 को ऐड करना है 2, 1 में ऐड करो 2, वही आंसर आएगा। 1 and 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा 1 और 3 करेक्ट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। ये सहल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछा है वो पूछा है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या दिया है, ये कहता है हमारे पास एक कंपाउंड है पैरानेट्रोटॉल्मीन। पैरानेट्रोटॉल्मीन क्या होता है, ऐसे होता है, ये CH3 है और यहां पर NO2 है। इधर देखो दोनों स्टेटमेंट इसने यही से उठाए हैं। पहले वाले में लिख रहा है इसको करना है गुबरम्यून, क्या करना है, इसको करना है KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन। जैसे मैं KMnO4 के साथ रिएक्ट करूंगा तो क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ये एक्ट करेगा -M ग्रुप, इसका मतलब एसिडिटी बढ़ेगी। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, एसिड स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड, ये सही है। सेकंड में क्या कहा, अब जो ये मॉलिक्यूल था अब इसमें करो रिडक्शन, तब जाके ये बनेगा एनालिन NH2। अब जो ये मिथाइल ग्रुप है ये एक्ट करेगा प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, ये बढ़ाएगा बेसिसिटी को, इसका मतलब एनालिन से ज़्यादा बेसिक होगा मिथाइल एनालिन। मतलब जो मिथाइल यहाँ पर है ना ग्रुप पैरा मिथाइल एनालिन, ये सबसे ज़्यादा, ये ज़्यादा बेसिक होगा देन एनालिन। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो, ये क्या कह रहा है, मोर बेसिक देन, ये भी करेक्ट है। मैं लिखूंगा बोथ स्टेटमेंट, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज आल्सो करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक में क्या होगा, अल्काइल पे होगा ऑक्सीडेशन, दूसरे वाले में क्या होगा, नाइट्रो पे होगा रिडक्शन। एक में एसिडिटी बढ़ेगी, दूसरे में बेसिसिटी बढ़ेगी, ये आपको आएगा आंसर, इसका आएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसने दिया है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कौन सा ग्रीन कलर्ड है, ग्रीन कलर्ड कौन सा है, ये तो आपको पढ़ा होगा, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कलर ऑफ ट्रांसमेटल आयंस।
देखो बेटा इसमें क्या करना है, KMnO4 जो होता है हमारा, इसका जो कलर होता है वो होता है पर्पल। आपको मैंने पढ़ाया है मन को पिंक पसंद है, मन मतलब वो मैग्नीज, ये पिंक होता है, क्या होता है, पिंक होता है। आपको पता है जो Mn+3 है वो वायलेट होता है, ये भी मैंने सिखाया आपको। और जो Mn+6 है यही ग्रीन होता है, और जो Mn+7 होता है ये पर्पल होता है, पर्पल। पोटाशियम पर मैग्नेट, पर का मतलब वो पर्पल, इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर आएगा। अब चेक करो किस वाले में है प्लस, किस वाले में है +6 वाला पहला ही है, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट पोटाशियम मैग्नीट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने पूछा है वो इसने पूछा है, ठीक है बेटा, वो इसने पूछा है फ्रॉम अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये कह रहा है हमें रिएक्शन दी है, टॉल्यूइन को इसने क्या किया है, ईटार्ड रिएक्शन, ये ईटार्ड रिएक्शन है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा, हमें ये मिलेगा बेंजल्डिहाइड, P इसे बेंजल्डिहाइड। अब ये क्या कह रहा है, हम देखेंगे क्या कह रहा है। ऑन ट्रीटिंग P विद सैचुरेटेड दिस ब्रिस्क एफरसनेस इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है बेटा। दूसरा, कंपाउंड P कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बेंजीन आ। हम ये वाली रिएक्शन जो है ये आपने पढ़ा होगा, रोजरमंडस रिडक्शन है, इसका मतलब यही करेक्ट ऑप्शन आएगा। पहला रॉन्ग इसलिए है क्योंकि वो बेंजोइक एसिड है ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से देगा। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा बेटा इस क्वेश्चन का वो आएगा ये, क्योंकि फ्रॉम ईटार्ड्स रिएक्शन एंड फ्रॉम रोजरमंडस रिडक्शन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो बेंजल्डिहाइड ही होता है, ठीक है बेटा, वो प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी नहीं सर, ये गलत वाला ऑप्शन है, चौथा वाला करेक्ट है, ये वाला है ना, ये रोजरमंडस रिडक्शन, ऊपर वाला था थर्ड वाला करेक्ट, सॉरी, ये ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है 1:3 इलेक्ट्रोलाइट कौन है, मतलब पानी में डिजॉल्व करेंगे 4 आयन्स बनने चाहिए। यहाँ पर पहले वाले में 2 ही मिलेंगे, सेकंड वाले में कितने मिलेंगे, चेक करो ज़रा, सेकंड वाले में हमें मिलेंगे 3 मिलेंगे, मतलब 1:3 यही वाला है। 1:3 नहीं, सेकंड वाला रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर Cl2 है, Cl 3 होने चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड। ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये 1 है और 3 क्लोराइड आयन्स होंगे, 1:3 यही होगा। जो एक और क्वेश्चन इसने दिया है फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर, हमें बताना है किस वाले ग्राफ में हमारे पास होते हैं 2 रेडियल नोड्स। हमने ट्रिक सिखाई, एज मनी कट्स एज मनी रेडियल नोड्स। ग्राफ को देखो, जितनी बार कट किया हमें 2 बार काटना है इसको, 2 बार। देखो बेटा कैसे करेंगे, पहले वाले में 1 ही कट है तो 1 रेडियल नोड है, यहाँ पर 2 कट है, 1 और 2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर 2 रेडियल नोड्स होंगे। लास्ट क्वेश्चन जो मेरे पेपर में है वो है बेटा क्वेश्चन, हमें अरेंज करना है, 2 क्वेश्चन बचे हैं, हमें अरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ पोलैरिटी। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बताओ सबसे ज़्यादा पोलर कौन होगा, सर सबसे ज़्यादा पोलर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का देखो कौन है, सर ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 1 पे सबसे पोलर होगा ये, ठीक है बेटा, नंबर 1 पे ये होगा, मतलब डी आएगा या डी आएगा ऑप्शन। दूसरे वाले पे आएगा अल्कोहल, अल्कोहल मतलब बी, डी के नीचे बी आएगा, डी के नीचे बी, इन 2 में से एक होगा। उससे कम होगा कार्बोनिल कंपाउंड सी होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बन गया डी। ये बहुत ही आसान है, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। लास्ट क्वेश्चन जो इसने पूछा है फ्रॉम एमओटी, हमें बताना है नियान में जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होती है वो कौन सी होती है। नियान में होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कैसे करोगे, देखो बेटा कैसे करेंगे, हम जाएंगे डायरेक्टली पी पे, पी के 2 हिस्से कर दो, 2 1, ये 2 है, ये 1 है, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 बनेगा और 1 बनेगा, यही है इसका आंसर, ठीक है। 2 1 2 1, ये है पाई 2px, पाई 2py, ये है सिग्मा, नहीं उल्टा हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर यहाँ पर ज़्यादा हो गया, 14 से ज़्यादा, ये नीचे ले लो, ये ऊपर ले लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है सिग्मा 2pz। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा पाई, पाई स्टार 2px एंड पाई 2p, और ये वाला जो बनेगा यही हमें ढूंढना है, ये है सिग्मा स्टार 2pz, यही हमें बताना था। ये कौन सा है, ये सिग्मा स्टार 2p होगा, क्योंकि हाईएस्ट है वो एंटीबॉडी होगी, मतलब स्टार वाली होगी। अब पाई वाला थोड़ा नीचे आता है, सिग्मा वाला ऊपर जाता है, लॉजिक लगाने की ज़रूरत
ज़रूरत थी। और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी ने अच्छा सा पेपर किया होगा जैसे मैंने इस पेपर को किया है। आइंदा जो नीट होगा 2027 का, उसमें भी हम ऐसे ही क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो इस क्वेश्चन की जो लेवल थी बहुत ही बढ़िया थी। कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगा जो आसान है। कंसेप्ट की ज़रूरत है, हमें नॉलेज होने चाहिए हर किसी टॉपिक के बारे में, तब जाके हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। मेरी तरफ से सब लोगों को ऑल द बेस्ट। एंजॉय करो लाइफ में, जो होता है अच्छा ही होता है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।